दोस्तों स्वागत है आपका देश और दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और सच्ची खबरों को जानकर अपने आप को होशियार बनाइए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आज की खबरों के बुलेटिन पॉइंट्स और उसके बाद जानेंगे हर खबर को विस्तार से। चलिए दोस्तों जान लेते हैं बुलेटिन पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र ने तोड़ा बीते दिनों का कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 5024 नए केस। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज आएगा यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। जानिए कैसे होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वें रिजल्ट। साथ ही दोस्तों देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ताज़ा और सच्ची खबरें सुनिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों जानिए कोरोना ने किसकी घटाई कितनी जीडीपी। साथ ही दोस्तों कोरोना संक्रमण से जानिए किसको मिले 281 करोड़ रुपए के क्लेम। जी हाँ दोस्तों, आज हम कई सारी अहम और काम की खबरों को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस मुख्य समाचार की वीडियो में इतना भी मत खो जाइएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करना ही भूल जाएं। जल्दी से वीडियो को एक लाइक करिए। इसी के साथ दोस्तों अब सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना यानी चीनी बीमारी की ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जानेंगे पूरी दुनिया का आंकड़ा और फिर बात करेंगे अपने देश भारत की। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पूरी दुनिया में 99,34,900 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,97,500 के पार पहुंच गई है। इसी के साथ बात करें उन लोगों की जो अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो उनकी संख्या 53,83,700 से अधिक हो चुकी है, जो कि एक राहत देने वाली बात है। दोस्तों इसी के साथ अब जान लेते हैं अपने देश भारत का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत में अब तक 5,11,400 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 15,700 के पार पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों जान लीजिए कि 2,97,000 से अधिक लोग इस वायरस से पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं, जो कि एक राहत देने वाली बात है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र ने तोड़ा बीते दिनों का कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 5,024 नए केस। दोस्तों आपको बता दें, देश के सबसे बड़े राज्यों में गिनती होने वाला राज्य कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ है। बीते 24 घंटों में सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 5,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। आज तक पूरे देश के किसी राज्य का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह के संक्रमण बढ़ने पर मौतें भी बढ़ी है। बीते 72 घंटे में 175 जानें भी जा चुकी हैं, जो कि एक दुख भरी बात है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना से 7,106 लोगों की जान जा चुकी है। यह अभी तक टोटल संख्या है। इसी के साथ कुल केस 1.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं 63,357 केस अभी एक्टिव है, यानी वह केस हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आज आएगा यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। जानिए कैसे पा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आप रिजल्ट और छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वें रिजल्ट भी। दोस्तों आपको बता दें, जून माह में रिजल्ट घोषणा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन कोरोना के कारण अब की देरी होगी। 2 दिन पहले असम बोर्ड और कल छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में छात्रा प्रज्ञा ने 100 में 100 नंबर के साथ टॉप किया है। वहीं देश के सबसे बड़े बोर्डों में से एक यूपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। बातचीत के दौरान पता चला है कि बोर्ड की तरफ से इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। टॉपर्स की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। आज दोपहर 12:05 तक रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, फिर आया भूकंप का कहर। 3 राज्यों की कांपी धरती। दोस्तों आपको बता दें, बीते दिनों से आपदा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले यूपी बिहार पर आकाशीय बिजली गिरने से जहां मौतें हुई थी, वहीं फिर से धरती की कंपन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां लगातार दिल्ली ने भूकंप के झटके महसूस कर रही थी, अब देश के और राज्य भी महसूस कर रहे हैं। शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक में भूकंप आया और शाम को मेघालय के तुरा से भूकंप के झटके महसूस किए गए।
लद्दाख में शुक्रवार देर शाम 8:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख के भूकंप को रिक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता मापी गई। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली भी 31 जुलाई तक स्कूल बंद करने को हुई राजी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संक्रमण का असर दिल्ली में दूसरे नंबर पर है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक 26,586 एक्टिव केस हैं और लगातार केसों के बढ़ने से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें स्कूलों को खोलने की बात एक बड़ा मुद्दा बना था। इस मीटिंग के दौरान शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा अधिकारियों ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के 829 शिक्षकों, 61 स्कूल हेड, 920 स्टूडेंट्स और 829 अभिभावकों के ऑनलाइन सुझावों और स्कूल स्तर पर 23,262 टीचर्स और 98,423 अभिभावकों के मत दर्ज थे। मीटिंग का खुलासा यह रहा कि अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए स्कूल 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। ऑनलाइन तरीके पर फिर से गौर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सरकार के एक फैसले से निवेशकों को झटका, IRCTC के शेयर लुढ़के। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते कहीं भी कोई चीज स्थिर नहीं हो पा रही है। कहीं केस बढ़ रहे हैं तो कहीं आमदनी घट रही है, कहीं सब्जियां बिक रही हैं, तो वहीं पेट्रोल आसमान के दाम को छू रहा है। इसके चलते ही कारोबार के आखिरी साप्ताहिक दिन शुक्रवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के निवेशकों को तगड़ा झटका लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को कारोबार के दौरान IRCTC के शेयर करीब 6% तक लुढ़क गए और इसका भाव 1340 रुपए के स्तर पर चला गया। हालांकि 25 फरवरी 2020 को कंपनी का शेयर भाव 1995 रुपए पर था और इस साल लगातार बढ़त पा रही थी। इस साल IRCTC के शेयर में 48% तक की तेजी रही। यह गिरावट सभी रेगुलर ट्रेनों और 12 अगस्त तक के लिए रद्द करने के कारण माना जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, पराठे की थाली से अब पॉपकॉर्न की पैकेट पर 18% GST लगाने का आदेश। दोस्तों आपको बता दें, हाल में पराठा और रोटी पर GST के अंतर पर काफी बहस हुई थी, जिसको 40वीं GST काउंसिल में क्लियर किया गया था। पराठा और रोटी पर 5% ही GST है। अब पॉपकॉर्न पर GST की बढ़त का मुद्दा सामने आया है और इसमें वही सब बातें आ रही हैं जो पराठा और रोटी में आई थी। दोस्तों हालांकि भारत में GST लाने के पीछे मोदी जी का वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी थी, लेकिन सत्तारूढ़ राज्य ही उनके वन टैक्स को प्रैक्टिकल में धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले कर्नाटक का पराठा और अब गुजरात का पॉपकॉर्न भारत के टैक्स स्लैब को खराब करते नजर आ रहे हैं। गुजरात AAR ने अपने आदेश में कहा है कि जो हम्बल पैक्ड पॉपकॉर्न होता है वह स्टैंडर्ड अनाज के तहत नहीं आता। उसमें तेल पड़ा होता है और वह एक तरह से पका होता है। यह उस पॉपकॉर्न की तरह नहीं होता जिसे माइक्रोवेव में भूनकर खाया जाता है, इसलिए इस पर 18% GST लगेगा। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, प्रियंका गांधी की लगातार आक्रमण से कानपुर शेल्टर होम मामले अधिकारी सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, लोक सत्ता पक्ष विपक्ष के देखभाल से चलता है। ये मामला इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर में से एक कानपुर काफी दिनों से अखबारों की सुर्खियों में बना रहा है। जी हाँ, और इसका कारण प्रियंका गांधी की एक्टिव चाल थी। वह लगातार कानपुर के शेल्टर होम में कोरोना केस बढ़ने पर सरकार को घेरे हुए थे, जिसके चलते योगी सरकार को कानपुर शेल्टर होम की जांच करनी पड़ी। अधिकारी पर कार्यवाही करते हुए शेल्टर होम में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करवाने की बात भी सामने आई है, जिसके चलते अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर में कुल 1058 केस आए हैं, जिसमें 711 डिस्चार्ज हो गए हैं और 330 एक्टिव केस हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 44 है। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जानिए कोरोना ने किसकी घटाई कितनी GDP। दोस्तों आपको बता दें, अर्थव्यवस्था के खाने में सबसे उभर कर आने वाला शब्द GDP बढ़ने पर देशों को विकसित होने का फैसला दिलाता है, तो वहीं गिरने पर विकासशील देश की तरक्की रोक देता है।
बीते कुछ वर्षों से भारत की जीडीपी लगातार गिरती नजर आ रही है। सरकार ने इस पर कोई खास ध्यान भी नहीं दिया है, जिससे जनता में आक्रोश भी दिखता है। इसके साथ कोरोना ने भी जीडीपी में सारे ही देशों के नाम डुबो दिए हैं, जिसके चलते IMF ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5% तक सिकुड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत की जीडीपी 4.5%, नाइजीरिया की 5.4%, जापान की 5.8%, वहीं सऊदी की 6.8% गिरावट दर्ज हुई है। स्पेन, इटली 12.8% दर्ज की है। वहीं चाइना ने 1% जीडीपी की बढ़त पाई है। इन जीडीपी आंकड़ों को देखते हुए IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का कहना है यह 1930 की महामंदी के बाद की सबसे खराब मंदी है। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जापानी स्टार्टअप ने बनाया कनेक्टेड स्मार्ट मास्क, 8 भाषाओं को करेगी ट्रांसलेट। दोस्तों, आपको बता दें, विज्ञान शिक्षा का एक ऐसा हिस्सा है जो मानव को सदैव प्रेरित करता है कुछ अनोखा करने को। इसके चलते ही एक अनोखी चीज सामने आई है। जापानी स्टार्टअप डोनट रोबोटिक्स ने एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क डेवलप किया है। ये व्हाइट प्लास्टिक सी मास्क स्टैंडर्ड फेस मास्क के ऊपर फिट होगा और ब्लूटूथ के जरिए एक स्मार्टफोन या टैबलेट ऐप से कनेक्ट हो जाता है। ये ऐप स्पीच को टेक्स्ट मैसेज में ट्रांसक्राइब करना, कॉल करना और मास्क पहनने वाले की वॉइस को एम्पलीफाई करने जैसा काम करेगा। मास्क की कीमत करीब 3000 रुपए है। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, कोरोना संक्रमण, जानिए किसको मिले 281 करोड़ रुपए के क्लेम। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 281 करोड़ रुपए क्लेम किया गया है। बीमा कंपनियों के अनुसार कोरोना काल में बीमा धारकों के कोविड-19 के इलाज के लिए 281 करोड़ रुपए की राशि के लिए 18,100 से अधिक दावे यानी क्लेम मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8,950 दावे महाराष्ट्र में, वहीं NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3,470 दावे आए हैं। जहां मरीज की हालत गंभीर है और उसे ICU में भर्ती कराया गया है, वहां दावा 6 लाख रुपए तक का किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, केरल और तेलंगाना जैसे कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में रोगियों का इलाज मुफ्त में ही किया जा रहा है, जिसके कारण कोई क्लेम की खबर सामने नहीं आ रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।